नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में आज हम फिर से हाजिर हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर क्रिया शरीर विभाग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर में कार्यरत है। आप 19 वर्षों से BMMS स्नातक और 14 वर्षों से MD आयुर्वेदिक स्नातक के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। आप विभिन्न सेमिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होते रहे हैं। आपने 58 शोध लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं। आपने अब तक 58 अतिथि व्याख्यान दिए हैं और कई सम्मेलनों में अध्यक्ष, सहाध्यक्ष और संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया है। आपका वापस से स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, दिवाली पर मैं लगातार मिठाई और तला हुआ खाना खा लेती हूँ जिससे पाचन कमजोर हो जाता है। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा डिटॉक्स ड्रिंक है जो शरीर को शुद्ध कर सके? रिया चौधरी का यह सवाल आया है। धन्यवाद। जो इन्होंने सवाल पूछा है बहुत समसामयिक है। पहली बात तो है कि जैसा अगर नियम होता है, अगर खाने के माध्यम की अगर बात करें जी, तो आप त्यौहार पर इतना खाएं क्यों? ठीक है, त्यौहार है, आप खाइए, लेकिन आप सामान्य जो नियम है उसका पालन करें। और मान लीजिए खा भी लिया है तो उसके लिए आप एक दिन रेस्ट कर लीजिए, आप अपने GIT को रेस्ट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा। रही डिटॉक्स की बात, तो डिटॉक्स के लिए कई ऐसी चीज़ हैं, जैसे आप नींबू ले लीजिए, पानी पी लीजिए, या गर्म पानी ही केवल पी लीजिए, तब भी डिटॉक्स हो जाएगा। और थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, उससे भी आपका जो शरीर है वो हल्का हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जो नॉर्मल नियम है उसी नियम का अगर पालन करें तो अच्छा रहता है। नियम यह है कि एक खाने के बाद दूसरा खाना 3 घंटे के अंदर नहीं खाना चाहिए, और जितना आपका खाने की मात्रा है उससे कम ही खाइए। ये स्वस्थ का मूल मंत्र है। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आजकल मैं बहुत देर तक स्क्रीन पर काम करता हूँ जिससे आंखों में जलन और सिर भारी लगता है। आयुर्वेद में डिजिटल थकान के लिए कौन कौन से नुस्खे बताए गए हैं? करण यादव का यह सवाल आया है। अच्छा, ये डिजिटल आज का युग है जिसमें हर कोई उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है जी। तो थकान होना स्वाभाविक है, लेकिन यह है कि जब रेडिएशन होता है तो उसमें ड्राइनेस ज़्यादा होती है। तो उसके लिए एक अभी रिसर्च में आया है कि सबसे पहले आप 20 मिनट के लिए काम करके 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से अपनी आँख हटा लीजिए जी। हटाने के बाद 20 फीट तक एक बिंदु तक आप देखते रहिए जी। उसके बाद आपको ऐसा लगता है फिर तो आगे चलते हैं कि आप डेली, अगर आपके घर में गाय का घी हो, पुराना हो, बहुत अच्छा, डेली नाक में 2-2 बूंद डालते रहें। और आँख में अगर खुजली होती है या आँख से पानी आता है तो गुलाब का जल उपयोग करिए, ये आपको फायदेमंद होगा। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत है तो संबंधित आसपास डॉक्टर आयुर्वेदिक से कंसल्ट करें, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। जी बिल्कुल। जैसा अभी स्क्रीन टाइम की बात चल रही थी डॉक्टर, तो आजकल बच्चों के साथ, बड़ों के साथ बच्चे जो है वो भी अत्यधिक स्क्रीन का इस्तेमाल करने लग गए हैं। उनकी आंखों में भी काफ़ी समस्या हो जाती है बहुत ही छोटी उम्र से ही। तो बच्चों के लिए भी क्या कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे उपलब्ध है जो माता पिता कर सकते हैं जिससे बच्चों की आंखों की थकान भी कम होए और एटलीस्ट उनकी रोशनी और बेहतर हो सके? हाँ, उसके लिए एक तो बताया गुलाब जल, वो आप सिंपल डालें। अब निर्भर करता है कि आँख में दिक्कतें किस तरह से आती है, वो हर लोगों में जो कंप्लेन होती है वो अलग अलग होती है जी। अब जब बच्चों में मान लीजिए अगर आँख में पानी आता है तो अगर अब पुराना शहद है तो पुराने शहद का उपयोग आँख में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी ज़्यादा आ रहा है और कोई दिक्कत आ रही है तो आप गुलाब का जल आता है, उसको एक बार डाल करके 2 बूंद देख लें जी, उससे आराम आ जाता है। और नहीं तो अगर और दिक्कत है, बेटर होगा कि अगर आयुर्वेदिक फिजिशियन से अगर कंसल्ट कर लेते हैं तो बेटर वे में समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 52 वर्ष है और मेरी नींद बहुत हल्की हो गई है। छोटी सी आवाज़ से भी नींद खुल जाती है। आयुर्वेद के अनुसार यह कौन सा दोष असंतुलन हो सकता है और इसे कैसे ठीक करें? मीना कश्यप का ये सवाल आया है। देखो, उम्र के जो पड़ाव हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और मध्यमावस्था या वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं आती हैं। तो
तो बाल्यावस्था में तो कफ प्रधान होता है, युवावस्था में पित्त प्राधान्य रहता है, और जो वृद्धावस्था में जाते हैं उसमें वात बढ़ा रहता है जी। तो एक 6 घंटे का 52 साल की उम्र में 6 से 7 घंटे आपको नींद लेना आवश्यक है। इस समय जो उनकी है, उनकी क्रियाकलाप दिनचर्या के कारण जो है उनका वात असंतुलन की स्थिति में है जी। तो इसके लिए उनका अगर लिपिड प्रोफाइल और लीवर फंक्शन अच्छा है तो उनको गाय का घी या पंचतिक्त घृत ये आता है, इसको 2-2 चम्मच सुबह शाम लेते रहें, और साथ में वो अपने मानसिक स्थिति को सामान्य रखें, अपने मन पे कोई ऐसा बोझ न रखे रहें जिससे कि उनकी नींद रात में उजड़ जाती हो। तो उसके लिए सुबह 7 से 8 बजे उस समय केवल 2 बूंद गाय का घी भी अगर नाक में डालते रहेंगे तो उनकी नींद अच्छी सुधर जाएगी। तो उसके लिए बताया कि अगर वात बढ़ा हुआ है, वात की विकृति है, तो उसके लिए तेल और घी सबसे बेस्ट औषधि है। जी बिल्कुल। जो अनिद्रा की समस्या होती है जिसे इंसोम्निया कहा जाता है, अधिकतर लोग एलोपैथी में कई मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन का असर जब तक रहता है, नींद आती है, उसके बाद असर खत्म होने लग जाता है तो वापस से नींद की समस्या शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद में ऐसी कोई गोलियां उपलब्ध होती है जो अगर लेट तक भी असर करे लेकिन व्यक्ति की समस्या जड़ से खत्म हो जाए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं इंसोम्निया काफी आम समस्या हो चुकी है। तो उसमें क्या है कि आप जो बताएं कि हाँ निद्रा उचट जाती है ना जी, पहले तो ये मानसिक स्थिति है जी। हर दवाई का कोई टैबलेट नहीं होता है जी, हर रोग का कोई टैबलेट नहीं होता है। तो उसके लिए आप विशेष रूप से उनसे अगर वो ध्यान और आसन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अब वो अगर मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, 2-4 मिनट अगर मेडिटेशन करते हैं तो उनके लिए मानसिक स्थिति शांति में ले आएगा, जिससे उनकी नींद अच्छी सी आ जाएगी। बाकी और जो मैंने नस्य के लिए बताया है, नस्य की प्रक्रियाएं कराएं तो वो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिवाली के दिनों में देर तक जागने से चेहरा थका थका लगता है, क्या कोई ऐसी आयुर्वेदिक फेस पैक है जो त्वचा को तुरंत ताजगी दे सकता है? आर्या गुप्ता का यह सवाल है। शैली जी, सवाल तो ये है कि मैं गलती करूं उसी को सही करने की बात हो गई है। अब जब आपकी रूटीन है, आप रूटीन में अगर एक दिन जाग जाते हैं तो बट नेचुरल है, जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं से आपके शरीर में दोष का संतुलन करने की प्रक्रिया वो करेगी जी। और आपको अगर रात में जागते हैं तो सुबह आपको जितना आप देर तक जागे हैं उससे आधे समय के लिए आप दिन में निप ले सकते हैं, आप आराम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चूंकि अगर ये तो इंसिडेंटल है, ऐसा नहीं कि नेचुरल सामान्यतः हो रहा है, बहुत शार्ट समय के लिए हो रहा है, तो अगले दिन के लिए अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो अगले दिन वो अपने आप सही हो जाना है। तो इसके बहुत चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम ऐसा देखें तो डॉक्टर, स्किन की जो प्रॉब्लम्स है महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पिंपल्स होना, खासकर किशोर अवस्था में, बच्चियों में भी ऐसी समस्या देखी जाती है, यंग गर्ल्स में भी प्रॉब्लम आती है, मुहासे, दाग, धब्बे, तो उसके लिए कोई फेस पैक्स अगर आप बता दें, आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट होता है? देखो, हर सिद्धांत, हर विज्ञान ये कहता है कि पहले जिस कारण से रोग हो रहा है उसको तो रोको जी। एक तो युवावस्था होती है, युवावस्था नहीं रुक सकता, वो सामान्य प्रक्रियाएं हैं। अब रही बात, अगर जिसको ये प्रॉब्लम हो रही वो अपने खुद को एनालाइज करे कि वास्तव में क्या दैनिक जीवन में मैं जो स्पाइसी चीज और खट्टी चीज इसके लिए प्रोन होता है जी। अगर किसी को पिंपल्स हो रहे हैं तो खट्टी चीज और स्पाइसी चीज अगर ले रहे हैं तो वो उस व्यक्ति के लिए प्रोन होता है, तो उस चीज को थोड़ा सा कम करें। और दूसरी बात, अगर हो भी रहा है तो उसके लिए आप आंवला का चूरन है जी, उसका सेवन करें जी, ठीक है। और आंवला, अर्जुन और लोध्र इसको मिला करके आप गुलाब जल में फेंट करके फेस पैक लगाएं, उससे आसानी आ जाएगी। निर्भर ये करता है कि जो पिंपल्स है, पिंपल्स में पेस्ट्यूल है या नोड्यूल है या कॉमिडॉन है, वो नेचर क्या है, उस पे जो आयुर्वेदिक फिजिशियन होता है वो डिसाइड करता है कौन सा फेस पैक हमें लगाना चाहिए जी। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया, जो आंवले से जो फेस पैक तैयार होता है वो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा, इससे आपकी स्किन की चमक भी वापस आ जाएगी, आपका निखार भी वापस आएगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं रोज की भागदौड़ में बहुत थक जाता हूँ और मेरा मन भी बेचैन रहता है। आयुर्वेद में क्या कोई ऐसी दिनचर्या या उपाय है जिससे ऊर्जा और मानसिक शांति दोनों बनी रहे? नितिन अग्रवाल का यह सवाल आया है। रही दिनचर्या की बात, तो सुबह आप अर्ली द मॉर्निंग उठते हैं जी। अपनी नित्य क्रियाकर्म करते हैं, अपनी ड्यूटी जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। दिनचर्या का मतलब यही है जी। अब उस दिनचर्या में आप अपनी सामान्य दिनचर्या से अलग कर लेते हैं, तब उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ता है। उसमें अगर आपका मन अशांत रहता है, मन बेचैन रहता है, तो वो कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होगा आपको कि मन आपको बेचैन कर रहा है। अमूमन सामान्यतः कहा जाता है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। आप किसी काम को ठान लेते हैं, लगातार जब काम करते रहते हैं तो आपका मन कहीं विचलित नहीं होता है। जब ये मान लेते हैं कि हमें अब काम करने का मन नहीं कर रहा है, तब आपको ये महसूस होता है कि अब आप काम बंद कर दें। उसके लिए आप सामान्यतः जो मेध्य रसायन है, मेध्य रसायन का उपयोग करें और थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाएं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैंने जो पहले ये बताया था कि जितनी भी मानसिक व्याधियां होती हैं उसमें नस्य का बहुत बड़ा रोल होता है। आप नस्य अगर सेवन शुरू कर दें तो आपकी जो बेचैनी है वो शांत हो जाएगी, मन भी शांत हो जाएगा और मेडिटेशन की आपकी जो मन स्थिति है वो एकाग्रचित होना शुरू हो जाएगी। जी, इसके अलावा डॉक्टर कुछ एनर्जी ड्रिंक्स या आयुर्वेद में कुछ ऐसा भी सोल्यूशन होता है? हम देखते हैं कि आजकल युवाओं में थकान बहुत बढ़ जाती है, 8-8 घंटे की सिटिंग जॉब्स होती है, पूरे टाइम आप स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, तो आंखों को भी बहुत तकलीफ होती है और पूरा एक शारीरिक इंसान की जो अवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट फील करता है। तो क्या इसके लिए भी आयुर्वेद में कोई इलाज होता है? देखिए, अभी तो आपने बताया 6 से 8 घंटे स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम के लिए मैंने आपको एक जिक्र किया कि 20-20-20 का सूत्र होता है, उस चीज़ को ध्यान रखें। हाँ, जो स्क्रीन टाइमिंग का है, आप स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं, आई साइड सेवर के लिए वो यूज कर सकते हैं। और जो शारीरिक थकान जो होती है, हाँ, शारीरिक थकान के लिए आप जो खाने का रूटीन है उस रूटीन को आप सही तरह से रख लीजिए। अमूमन खाने का पैटर्न इतना बदल चुका है कि आदमी को खाने से ही उसको बेचैनी होती है जी। और खाना ही, हम अगर एक बात देखें कि जन्म से लेकर के व्यक्ति इस उम्र के पड़ाव पर जब आता है तो वो केवल मात्र आहार ही है, सही तरह से लेने से वो इस रूप में लेके आता है। बाकी और जो मेध रसायन है और जो रिजुनवेटिंग डाइट है उसका उपयोग करें, फ्रूट्स का उपयोग करें तो आपको स्फूर्ति प्रदान करेगी। ड्रिंक की बात है, ड्रिंक बहुत हैं। आप जैसे चाय की अगर बात करेंगे तो चाय अब बिना दूध का लें, और जैसे ब्लैक टी या नींबू का टी है इसका उपयोग करें, और अब जैसे अश्वगंधा है उसका उपयोग करें। कई ऐसे पेय पदार्थ हैं जो व्यक्ति की स्थिति देख करके वो ड्रग आप चॉइस किया जाता है, और उससे बेटर होगा कि आप किसी कंसल्टेंट से अगर संपर्क करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, दिवाली की सफाई के दौरान धूल से एलर्जी और छींकें आने लग जाती है, क्या कोई ऐसा हर्बल नाक स्प्रे है या कोई उपाय है जो तुरंत राहत दे? विवेक सिंह का यह प्रश्न आया है। जी, अभी सफाई तो चल रही, दीपावली का माहौल आने वाला है, तो उसके लिए विवेक जी अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि अगर नाक में तेल लगा लें, उंगली ले लें, उंगली में तेल डुबो करके नाक में लगा लें, या नाक में ही 2-4 बूंद तेल डाल दें और उसके ऊपर भींगा हुआ कपड़ा रख करके आप काम कर सकते हैं। ये तो इंसिडेंटल है। अगर लॉन्ग टर्म होता है तो उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, सिरसादी कषाय है, अन्य औषधियां हैं जो देख करके व्यक्ति के प्रकृति ऊपर दवाइयां दी जाती हैं। तो उसके लिए आयुर्वेदिक कंसल्टेंट करना तो बेहतर होता है। लोकल के लिए, तुरंत के लिए अगर आप नाक में तेल डाल करके और कपड़े से ढक लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो आपका इरिटेटिंग सब्सटेंस होता है, जो इरिटेंट होता है उसको आप ब्लॉक कर देंगे तो इरिटेशन कम हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को कफ, कोल्ड, छींकों की समस्या बनी ही रहती है। सुबह उठ के भी कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें लगातार छींक आती है। कई लोगों को पूरे सर्दियों में बहुत अत्यधिक कफ आना, कफ के साथ खून
आना, ब्लैक कफ आना, ये समस्या भी रहती है, तो क्या इसका आयुर्वेद में इलाज हो सकता है? देखिए, जब बहुत लोग होते हैं कि सुबह सुबह छींकें आती हैं, वो छींक आने का इरिटेंट सब्सटेंस होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा अभी जो दवाइयाँ हैं, एक तो जो मैंने बताया कि गुड़ची का काढ़ा अगर लें और नाक में तेल का उपयोग करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। रही अगर खांसी के बाद अगर ब्लड आता है तो उसके लिए थोड़ा सीरियस है, उसको देख करके इन्वेस्टिगेशन करके ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति का नेचर कैसा है, वो आयुर्वेदिक फिजिशियन उसको देख करके उसको डिसाइड करता है और ट्रीटमेंट देता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद में कहा गया है कि हर व्यक्ति का शरीर वात, पित्त, कफ पर आधारित होता है। इसे सही तरह से पहचानने और संतुलित रखने के लिए घर पर क्या किया जा सकता है? अर्चना तिवारी का यह सवाल आया है। वात, पित्त, कफ तो बहुत ब्रॉड टर्म है। इसको सामान्यतः अगर शरीर के संदर्भ की अगर बात करें तो हम जैसे बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब ये समझिए कि वात की कैटेगरी में है। क्योंकि वात एक नाम है और डिफरेंट इसके गुण और कर्म संपादित करते हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया है। पित्त की बात है, पित्त सामान्य आप जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, खाना खा के पचा रहे हैं, ये जो आपकी प्रक्रियाएं होती हैं, ये आपकी पित्त के अंतर्गत आता है। किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, वो भी पित्त की कैटेगरी में आता है। आप देखिए बहुत ऐसे विद्वान हैं जिनका बाल पक जाता है, तो पकने का कारण है कि उनके पित्त प्रधानता ज़्यादा रहती है और वो बुद्धिमान ज़्यादा होते हैं, उसका एक कारण, वो एक लक्षण देखने में मिलता है। रही कफ की बात, आपकी जो धैर्यता दिखती है, क्षमावान दिखता है, आपके शारीरिक बल दिखता है, आपकी शरीर की जो कम्पैक्टनेस बनावट दिखती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है, वो आपको कफ प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें आपको किस तरह के लक्षण दिखते हैं, उसमें उस दोष की कमी या वृद्धि नजर आती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर हाथ में कंपन आता है तो कंपन वात का सूचक है, तो उसमें वात बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके लिए हम लोग वात शामक चिकित्सा करते हैं। उसके लिए कई प्लान करते हैं, जैसे बस्ती चिकित्सा है, वात शामक चिकित्सा है, आसो अरिष्ट है, काढ़ा है, चूर्ण है, कई उसकी रोग की तीव्रता के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। जी, जैसा अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही थी, तो आजकल मार्केट में कई महंगे इम्यूनिटी बूस्टर्स मिलते हैं जिस पर लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ पाती है। तो क्या आयुर्वेद में इसका कोई नुस्खा है या कोई उपाय है जो इम्यूनिटी बढ़ा सके व्यक्ति की? पहले तो शैली मैम ये तब समझिए कि जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है जी, केवल खाने से नहीं होता है। बिल्कुल, नंबर 1। बिल्कुल। दूसरा, खाना खाने के बाद व्यक्ति कितना शारीरिक परिश्रम करता है उस पर निर्भर करता है जी। उस व्यक्ति की शरीर की बनावट कैसी है और वो क्या खा रहा है, ये निर्भर करता है। अभी हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट में बहुत इम्यूनो बूस्टर है, लेकिन वो हेल्पिंग नेचर में करता है। मेनली तो आपकी शरीर की बनावट कैसी है उस पर निर्भर करता है। आपकी शरीर की अगर बनावट और वर्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपको इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और बहुत बड़ा फैक्टर आपका दिनचर्या, ऋतुचर्या, मतलब सुबह से शाम तक का आपका सही टाइम से काम करना और भोजन करना, अगर ये आपका कंटिन्यूअस एक सही टाइम से चलता है तो उससे बढ़िया रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाला कोई नहीं है। बस ये है कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप सर्टेन कुछ हद तक वो सपोर्ट करता है, बाकी तो आपके शरीर में बनाने वाला खुद है। जी बिल्कुल, यानी डॉक्टर आपकी बातों से जितना मुझे समझ में आया है, अच्छा आहार और शारीरिक व्यायाम, ये 2 चीज़ें व्यक्ति के जीवन में सबसे मुख्य भूमिका निभाती है, जिससे उसका मानसिक शारीरिक दोनों सेहत बहुत अच्छी तरीके से बनी रह सकती है। अगला सवाल है, आयुर्वेद में अग्नि पाचन शक्ति को शरीर की जड़ बताया गया है, इसे मजबूत रखने के लिए कौन सी आदतें या भोजन सबसे उपयोगी माने जाते हैं? अर्जुन मल्होत्रा का ये सवाल आया है। जी मैम, जैसे अग्नि कहा जाता है कि जिसकी अग्नि तीव्र रहती है वो व्यक्ति हर किसी चीज को खा करके पचाया जा सकता है जी। फिर वही मैं बात कहूँगा कि व्याधि क्षमत्व के लिए वो व्याधि क्षमत्व जिसका ज्यादा अच्छा रहेगा उसकी अग्नि उतनी अच्छी रहेगी जी। अब कोई अगर मान लीजिए 24 घंटे में या
24 घंटे के दौरान ऑफिस के समय 6 घंटा होता है। 6 घंटे में वो व्यक्ति अगर मान लीजिए 2 घंटे में मीठा आ गया, 2 घंटे में समोसा आ गया, 2 घंटे में चाय आ गया, इंटरवल पर अगर ऐसे खाना शुरू कर देता है तो उसकी अग्नि मंद हो जाएगी, उसकी अग्नि तीव्र रहेगी ही नहीं। तो जो आपका नियम है कि जिस समय आप खाना खाते हैं उस समय आप भोजन करें आराम से, और वही समय होता है अग्नि उद्दीप्त का, और उस समय शरीर आपकी डिमांड करती है कि हमें उस समय भोजन मिले। सही समय पर कम मात्रा में भोजन करना अग्निदीपक का काम करता है। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमारे एक पाठक का ये सवाल भी आया था कि आजकल महिलाओं में कई तरीके की समस्या आम हो गई है। बहुत सारी महिलाओं को HPV वायरस हो जाता है, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी बोलते हैं, जो सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती एक वायरस होता है, जिसके लिए काफ़ी महंगे महंगे वैक्सीन्स लगते हैं और महिलाओं के इंटरनल पार्ट्स पर वॉट्स विकसित हो जाता है। तो क्या इसका भी आयुर्वेद में कोई इलाज होता है? हाँ, उसके लिए जो वार्ट होता है उसके लिए एक चिकित्सा होती है अग्निकर्म। जी, जहाँ जहाँ वार्ट होता है, कई फेस पर भी होता है, बॉडी पर भी होता है, तो उस चीज के लिए उसका एक चिकित्सा है अग्निकर्म। तो वो व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जा करके उसको दिखा करके वो चिकित्सक अग्निकर्म की प्रक्रिया करके उसको रोक सकता है। ये इसका एक सिद्धांत है, और उसको इम्यूनो बूस्टर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर पर उसका उपयोग करके उससे रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी डॉक्टर, महिलाओं में कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं देखी जाती है। पीरियड्स नहीं आना, पीरियड्स डिले हो जाना, मेनोपॉज जल्दी आ जाना, तो ये जो अनियंत्रित प्रक्रिया है इसके लिए भी आयुर्वेद में कोई नुस्खे मौजूद है? देखिए, कुछ ऐसा समय होता है जिस समय किसी औरत में पीरियड पहले बंद हो जाना या लेट बंद होना, वो उस व्यक्ति की या उस औरत की प्रकृति पर निर्भर करता है। जी। प्रकृति के साथ साथ उस व्यक्ति का रहन सहन, हाव भाव, किस इन्वायरमेंट में रहती है उस पे भी निर्भर करता है। जी। हाँ, तो अब इसके लिए वो जो प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए उनका पीरियड आते हैं उस समय इरिटेशन होता है, तो उसके लिए वो कंसल्ट करे आयुर्वेदिक फिजिशियन से, तो वो उससे अच्छी तरह से राय दे करके बताया जा सकता है। बिल्कुल। आयुर्वेद में कई तरह की थेरेपीज होती है, जैसे पंचकर्मा, शिरोधरा, इन सब थेरेपीज के बारे में हम काफ़ी सुनते हुए आए हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? और इसमें से काफ़ी ऐसी थेरेपीज भी होती है जो स्ट्रेस, एंजाइटी के लेवल को काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है, और स्ट्रेस मुझे लगता है आज के टाइम में सबसे एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। तो आप इन थेरेपीज के बारे में बताइए। मैम, जो पंचकर्म का नाम लिया है आपने, पंच मतलब 5, कर्म मतलब क्रियाएं, पंचकर्म होती है जी। तो पंचकर्म के पहले हम लोग 2 कर्म कराते हैं, स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन में पूरे बॉडी को आप तेल से ओलिएशन करते हैं, स्नेहन करते हैं। उसके बाद जो ब्लॉकेज हो जाता है उसको खोलने के लिए हम लोग स्वेदन करते हैं। स्वेदन का मतलब या तो आप बॉडी को रैप कर दीजिए जिससे पसीना आए, या एक्सटर्नली आप टेम्परेचर भाप के द्वारा बढ़ा करके उसको स्वेदन कराते हैं। जी। और पंचकर्म में एक प्रक्रिया होती है शिरोधारा, जी, जो आपने अवसाद और स्ट्रेस की बात किया है, तो वो व्यक्ति अगर शिरोधारा करवा लेता है तो शिरोधारा की प्रक्रियाएं होता है, तो वो उसको जो मनोअवसाद की स्थिति है उससे वो निकल सकता है ना। और दूसरा उसकी काउंसलिंग, जब तक आप वार्तालाप करके उसकी जड़ को नहीं समझने की कोशिश करेंगे तब थोड़ा दिक्कत होती है उसको सलूशन में निकालने के लिए। तो व्यक्ति से बात करें, व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है उस चीज को रूल आउट करें। रूल आउट करने के बाद जो फिट होता है ट्रीटमेंट पंचकर्म का, वो ट्रीटमेंट फिट करते हैं, वो आयुर्वेदिक कंसल्टेंट सूटेबल बता सकता है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर, जो थोड़ी गंभीर बीमारी होती है, जैसे बीपी हाई रहना बहुत बार लोगों का, लो रहना, शुगर की प्रॉब्लम जो होती है, इन सब के लिए भी आयुर्वेद में है इलाज पॉसिबल? देखिए, जो ब्लड प्रेशर की बात आपने बताया है जी। तो ब्लड प्रेशर और शुगर ये बेसिकली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। बिल्कुल। तो अब लाइफ स्टाइल के लिए किसको कौन बताएगा कि लाइफ स्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक बाप है, बेटे के लिए चिंता करता रहता है कि नौकरी कैसे लगेगी, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसके कारण
वो जितना सोल्यूशन पे नहीं जाता है उतना अपने दिमाग का एक्सरसाइज करता रहता है और वो चिंता के कारण अनिद्रा का शिकार होकर के ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में जाता है। और जब आदमी बहुत सोचना शुरू होता है तो वो एक एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है शुगर बढ़ाने का, जी, है ना। और हम आजकल जो आहार खा रहे हैं वास्तव में कितना प्यूरिफाइड है कितना प्यूरिफाइड नहीं है। अब तो इतना ऐसा भी भोजन आ गया है कि आपको दांत लगाने की ज़रूरत नहीं है, या मुंह में रख करके भोजन चला गया। जो फिजिकल एक्सरसाइज दांत से करना था वो भी बंद हो गया। और व्यक्ति जो ऑफिस में बैठा है उसका फिजिकल एक्सरसाइज एकदम बंद हो गया। जो घूमने टहलने का है वो 24 घंटे में 8 घंटा 6 घंटा सोने के बाद व्यक्ति उसका सेडेंटरी लाइफ रहता है। एक्सरसाइज के नाम पर अगर मात्र 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी कहेंगे केवल टहलने का काम है, बस वही होता है। तो विगरस या मॉडरेट एक्सरसाइज शरीर की होती रहती है तो उससे आपकी जो डायबिटीज़ के होने के चांसेस कम होते हैं। और जो ब्लड प्रेशर की बात है तो ब्लड प्रेशर में आप काम करिए, चिंता करना एक स्टेज तक, एक लेवल तक माना जाता है, लेकिन इतना भी नहीं हो कि आपकी नींद टूट जाए, नींद बंद हो जाए और आपको ब्लड प्रेशर एग्रीवेट हो जाए। तो आपके हाथ में यह है। मैं आपसे पहले भी कहा है कि हर चीज़ रोग का दवाई नहीं है या टैबलेट नहीं है। आप उसको मैनेज करें, उसको देखें और जो रीजन है उससे हटें, तब अपने आप सही हो जाएगा। दूसरी बात, जो अगर ब्लड प्रेशर है भी तो उसके लिए आप मेडिटेशन की प्रक्रिया में जाएं, शवासन की प्रक्रिया में जाएं, कुछ आसन करें, आइसोटोनिक एक्सरसाइज करने, तो उससे आपको कंट्रोल हो जाएगा। जी बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर एक समस्या और है जो पूरी दुनिया के साथ हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या। हम देखते हैं बहुत ही कम उम्र से बच्चे ओबीस की कैटेगरी में चले जाते हैं, और जो लाइफस्टाइल की जो हमने बात करी है शो में, उसके कारण भी कई लोगों में मोटापा, फैटी लिवर, ये समस्या विकसित हो जाती है, जिसके लिए उन्हें बहुत महंगे महंगे इलाज लेने पड़ते हैं। काफ़ी महीने तक उनके इलाज चलते हैं। उस ओबेसिटी के कारण उनके शरीर में और तरीके की बीमारियां भी विकसित होने लग जाती है। तो क्या ओबेसिटी का भी आयुर्वेद में ऐसा कोई नुस्खा है जो इसको ख़त्म कर सकता है? एकदम है। फिर जब मेदस्वी की बात, ओबेसिटी की बात आ रही है, तो व्यक्ति कितना खा रहा है इसके बारे में उस व्यक्ति को खुद को सोचना चाहिए कि हमारा कैलोरी इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है। जी, मान लीजिए ये तो प्रिवेंशन की बात हो गई। अगर हो भी गया है तो उसका बीएमआई किस कैटेगरी में है, एल्डर है उसका बीएमआई कितना है, और जो यंगर है उसका बीएमआई कितना है। तो बीएमआई अगर 20 से नीचे है तो 18 के नीचे, तब तो कोई सोचने की बात नहीं है। अगर ऊपर जाता है, ओबेज की कैटेगरी में जाता है, तब उसको डाइट प्लान बनाते हैं। डाइट प्लान बना करके लो कैलोरी डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज की कैटेगरी में डालते हैं, जिससे वो ओबेसिटी कम होता है। बच्चे का होता है एक बार थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है, लेकिन जो एल्डर लोग होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, और 50 साल और ऊपर ज़्यादा हैं तो उनके लिए डाइट और एक्सरसाइज दोनों मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि ओबेसिटी कम हो पाए। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। थैंक यू शैली जी। थैंक यू दर्शक। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।